प्रस्ताव है उसमें मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि हम जो आज दिवस जो मना रहे हैं, विश्व आदिवासी दिवस, ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया था और इसमें 193 देश के लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए थे। उसमें भारत देश भी उसके सदस्य है और उसी घोषित दिवस के रूप में हम इसको मना रहे हैं। 10 साल 15 साल पहले विश्व आदिवासी दिवस के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। अब जो है प्रत्येक राज्यों के सरकारें जो है विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। अब तो प्रधानमंत्री और बाकी लोग भी मना रहे जो विरोध करते थे। इवन झारखंड मुर्मू के दिन तक विरोध करते रहे हैं, तो भी अब आदिवासी दिवस मनाना शुरू किए। जब हम लोग शुरुआत किए थे तो लोग बोलते हैं कि छुट्टी नहीं है इसलिए हम लोग आ नहीं पाते। लगातार हम लोगों ने प्रयास किया। झारखंड सरकार ने पिछले 3 सालों से जो है राज्य सरकार में छुट्टियां भी घोषित किया है। ये छुट्टी जो है आदिवासी दिवस आज पालन करने नहीं दिया गया, ना कि आपको घर में बैठ के या बेकार के इधर घूमने फिरने के लिए दिया गया। आदिवासी दिवस मनाने के लिए दी गई। तो ये मांग हमारी लगातार थी, हमने इसको पूरा किया। लोग जो है अलग अलग आदिवासी समुदाय के मिलते थे, तो किस तरीके से अभिवादन करना है तो लोगों को मालूम नहीं चलता था। तो जोहार शब्द जो है कॉमन था, और झारखंड से यह जोहार शब्द छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सभी जगहों पे आज जोहार शब्द बोले जाते हैं। ये हमारी जीत है। रीगल जमशेदपुर से हम लोगों से बात की थी। विश्व आदिवासी दिवस इक्का दुक्का क्षेत्रों में मनाया करते थे लोग। भारत देश के सभी जिलों सभी राज्यों में मनाया जाए। ये भी हमारी जीत है। ग्राम सभा के बारे में लोग नहीं जानते, विशेषकर दूसरे प्रदेशों पर भारत देश के। वो ग्राम सभा को लेकर जो है सशक्त लड़ रहे हैं। 5वीं और 6वीं अनुसूची के बारे में लोगों को जानकारी नहीं। आज 5वीं और 6वीं अनुसूची के बारे में लोगों को जानकारी है। राज्य उसमें अपने हक अधिकार के लिए लोग लड़ाइयां लड़ रहे। ऐसे तमाम बहुत सारे चीज अनुच्छेद जो हम लोगों ने लाया पत्थलगढ़ के माध्यम से, उन अनुच्छेद में क्या हमारा अधिकार है उसको जो जानने का प्रयास किया। या तो इन्हीं शब्दों को लेकर आज जितने और वक्ता आने वाले हैं, जो वक्ताओं ने किया उसके आधार पर पहला प्रस्ताव जो हम लाना चाह रहे हैं यहाँ से, वो है मणिपुर में पिछले कुछ महीनों से जातीय हिंसा में लगातार हो रहे हत्या, महिलाओं के साथ अमानवीयकृत व बलात्कार, आगजनी, दंगा, धार्मिक स्थलों में आक्रमण का हम निंदा करते हैं एवं आपसे मांग करते हैं कि वहां शांति बहाल करने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए उचित फल करने की प्रक्रिया राष्ट्रपति हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं। ये मणिपुर की घटना है। दूसरा प्रस्ताव जो लाया जा रहा है वो है समान नागरिक संहिता। बहुत लोग नहीं जानते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। इसके आ जाने से सब नागरिक बराबर हो जाएंगे। हो सकता है आपके अनुसूचित जनजाति का जो प्रिविलेज है वो समाप्त हो सकता है, आपके आरक्षण समाप्त हो सकते हैं, आपके 5वीं और 6वीं अनुसूची समाप्त हो सकते हैं, आपका प्रथागत कानून मान्यता परंपरा रूढ़ी समाप्त हो सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रस्ताव ला रहे हैं कि समान नागरिक संहिता लागू करने से देश के अनुसूचित जनजातियों के प्रथागत कानूनों, परंपराओं और मान्यताओं, स्वशासन व्यवस्थाओं, संविधान में प्रदत्त विशेषाधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे जनजातियों या आदिवासियों के अस्तित्व व अस्मिता खतरा में। अतः समान नागरिक संहिता को अनुसूचित जनजातियों पर लागू न करते हुए उन्हें यूसीसी से पृथक रखा जाए। मतलब आप जो भी समान नागरिक कानून लाए पूरे भारत देश में, आदिवासियों को और आदिवासी क्षेत्र को बाहर रखने की मांग किया है। और शायद हम लोग पिछले 1-1.5 महीना से आंदोलन कर रहे इसमें, और इस सत्र में सरकार जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाली थी,
सरकार इस पर नहीं ला रही है, तो कहीं न कहीं हमारी आवाज वहां तक पहुंच रही है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण जो है एक कानून लाया गया है लोकसभा में, और लोकसभा में पास भी हो गया है, और आपका राज्यसभा में पास हो जाने से हम आदिवासियों का अस्तित्व अस्मिता खतरा में पड़ सकता है। वो है आपका वन संरक्षण विधेयक, संशोधन विधेयक 2028। इस कानून के आने से आपके जंगल को निजी कंपनियों को सौंपा जा सकता है, निजी व्यक्तियों को दिया जा सकता है। वे लोग अपने रिसोर्ट होटल बनाने के लिए अपने जंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जंगल ही समाप्त हो जाएगा तो आदिवासी जिए कैसे, क्योंकि जंगल आदिवासियों की आत्मा है। इसलिए एक प्रस्ताव लाया जा रहा है, वन और जनजाति समुदाय दोनों ही सदियों से एक दूसरे के पूरक रहे, इसलिए वनाधिकार अधिनियम 2006 और पेशा कानून में अनुसूचित जनजातियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 का कानून बनते ही इसका प्रतिकूल प्रभाव आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों एवं उनके जीवन शैली पर पड़ेगी एवं पुनः आदिवासियों के अस्तित्व और अस्मिता खतरे में पड़ सकती है। अतः आपसे आग्रह है कि वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को वापस लेने के लिए संसद को सुझाव देने की कृपा करें। जैसे आपको मालूम है 3 किसान बिल आया था, वो कानून बन चुका था, उसके बाद भी लोगों ने जोरदार विरोध किया, वह तीनों को कानून वापस आया। तो अगर आदिवासी पूरे देश के एक साथ खड़ा होकर हम मांग करेंगे यह कानून वापस हो सकता है। क्योंकि जो मैं प्रस्ताव ला रहा हूं, जो 3 प्रस्ताव मैंने कहा, ये सारे 3 प्रस्ताव भारत देश के जितने भी संगठन आज पूरे भारत देश में मना रहे हैं, वो सारे लोगों के मुद्दा है। ये भारत सरकार देख रही कि पूरे हर गली कोना से, हर क्षेत्रों से ये मुद्दा भारत सरकार के टेबल में होगा कि आदिवासी इस भारत देश में क्या चाहते हैं। इसीलिए ये प्रस्ताव को लाया गया है। और एक प्रस्ताव हमने जिसे पेशा की बात कहा था, तो पेशा कानून, चौथा प्रस्ताव जो है, पेशा कानून 1996 के लागू होने के 1 साल के भीतर कथित कानून के प्रावधानों के संगत अनुसूचित क्षेत्रों में प्रभावित सभी कानून, सामान्य कानून, अधिनियम, नियम, अध्यादेश, करार आदि में संशोधन होना था। लेकिन अनेक राज्यों में पेशा कानून 1996 के प्रावधानों को क्रियान्वयन करने के लिए बनाए गए नियमावली के संगत अनुसूचित क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले केंद्रीय एवं राज्य के कानूनों में उचित संशोधन नहीं किए गए। अतः पेशा कानून 1996 के प्रावधानों व नियमावली के संगत अनुसूचित क्षेत्रों को सीधा प्रभावित करने वाले सभी केंद्रीय एवं राज्य अधिनियमों में संशोधन करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने के प्रयास किए। मतलब कहना कहा जा रहा है, जो पेशा कानून बना था जिसमें ग्राम सभा या आदिवासियों को सीधा अधिकार दिया गया, इस कानून के प्रावधानों के मुताबिक जितने सामान्य कानून हम देखते हैं इर्द गिर्द, आईपीसी है, सीआरपीसी है, वन अधिकार कानून है, राज्य सरकार के बहुत सारे कानून है, उस कानून को संशोधन कर देना था 1 साल के भीतर पे, नहीं किया और सामान्य कानून चल रहा है। इसीलिए लगता है कि आदिवासी शोषित है, हम महसूस करते हैं। इसीलिए यह प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया है। उसी प्रकार 5वां प्रस्ताव जो है, 5वीं और 6वीं अनुसूची के प्रावधानों उनसे संबंधित उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के फैसलों को क्रियान्वयन के लिए कन्फेडरेटरी एक्ट बनाने के लिए सरकार को दिशा निर्देश करने के लिए कृपा करें। तो अभी तक 5वीं और 6वीं अनुसूची हम बोलते हैं, तो सरकारी अधिकारी बोलता है, जब भी हम लोग से विवाद होता है तो बोलता हम सरकार के आदेश पर काम करते हैं। आपका संविधान क्या है या कानून क्या है, उसमें क्या लिखा है, उसके मुताबिक सरकार के अधिकारी काम नहीं करते। सीधा वो बोलते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते, वो लोग बोलते भी वो जगह। इसलिए हमने ये मांग किया है कि 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जितने फैसला आदिवासियों के पक्ष में दिया है, उसका नियमावली बनने चाहिए, एक्ट बनने चाहिए केंद्र सरकार का, राज्यों को उसका नियमावली बनाना चाहिए। जिस समता जजमेंट 1997 है, उसके तहत आदिवासियों को खदान खनिज खोदने का अधिकार मिल जाना चाहिए था, उस खदान का मालिक आपको होना चाहिए था। तो उसके लिए सरकार को नियमावली या कानून बनाने होंगे, जिसकी मांग किया। मैंने उदाहरण दिया, ऐसे अनेक कानून है, अनेक आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है,
उसको जो है एक कंफर्मेटरी एक्ट केंद्र सरकार लाया ताकि उसके आधार पर जो 5वीं और 6वीं अनुसूची को लागू करने के लिए सरकार जो है नियम बनाया, आदेश पारित करे कि सरकारी अधिकारी को 5वीं अनुसूची क्षेत्र में क्या करना है, स्पष्ट लिखित रहना चाहिए। उसी प्रकार बहुत महत्वपूर्ण 6वां प्रस्ताव है, वो है लोकूर समिति के सुझावों को अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल करने और सूची से बाहर मतलब डिलिस्टिंग वाला मामला जो है करने का मापदंड बनाकर गैर आदिवासियों को संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना असंवैधानिक है। अतः अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 के आधार पर ही सिर्फ उन्हीं आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाना चाहिए जिन्हें 1950 में संविधान लागू होने से पहले अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए गए। क्या बोल रहे हैं? अभी मणिपुर में क्या हुआ? मैती समुदाय आदिवासी नहीं है, उसको अनुसूचित जनजाति बनाने का प्रयास किया गया, इसके वजह से वहां तक दंगा हुआ। अभी आपके झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में क्या होगा? महतो लोग डिमांड कर रहे हैं हमें अनुसूचित जनजाति में बनाया जाएगा, वो करेगा तो फिर क्या होगा? यहाँ भयानक हिंसा होने की संभावना है। इसीलिए मांग किया गया है, एक तरफ पूरे भारत देश में हो रहा है, इसलिए मांग किया गया है कि 1950 जो संविधान लागू होने से पहले जिन लोगों का अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में छूट गया था उन्हीं को शामिल किया जाए, और जो लोग नहीं थे तो लोकूर समिति के सुझाव में कैसा ऐसा होगा तो आदिवासी माना जाएगा, नहीं, जो छूट गए थे उन्हीं को सिर्फ शामिल किया जाए। और लोकूर समिति के सुझावों के आधार पर जो है नया अनुसूचित जनजाति गैर आदिवासियों को बनाने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है, उसका हम विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि 1950 में जो पारित आदेश था अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 के तहत जिसको अनुसूचित जनजाति बना उसी को लाया जाए, ये हमारे यहाँ से मांग सरकार को भेजी जा रही है। इसी प्रकार एक दूसरी समिति और जो तय करती है कि आपके क्षेत्र को क्या अनुसूचित क्षेत्र से बाहर कर दिया जाए या आपके आदिवासी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में लाया जाए, उसके लिए एक देवर कमेटी बनेगी। वो कमेटी क्या कहता है कि 50% से जनसंख्या अगर पूर्वी सिंहभूम में आदिवासी कम हो जाए तो इसको अनुसूचित क्षेत्र से हटा दिया जाए। तो ऐसा देखिएगा तो झारखंड का एक भी जिला अनुसूचित जिला नहीं रह जाएगा, सब बाहर हो जाएगा। इसीलिए इस पर हमने प्रस्ताव लाया है सभी संगठनों के माध्यम से। वो क्या है? देवर समिति के अनुसूचित क्षेत्रों के निर्धारण के लिए न्यूनतम 50% अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वाले अनुशंसा को असंवैधानिक घोषित करते हुए संविधान लागू होने से पहले से अधिसूचित सभी आदिवासी बहुल क्षेत्रों तथा जिलों को पुनः अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचना जारी करने की मांग करते हैं। जैसे बंगाल के बहुत सारे जिला है, आजादी से पहले अनुसूचित जिला था, क्षेत्र था, हम बोले उसको अब कैसे